स्टैंडर्ड के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि हम करें क्या। हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है, आईक्यू अलग है, और सब इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि भाई हर बच्चा आईएएस नहीं बनेगा, आईपीएस नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनेगा। जॉब निर्माण कैसे किए जाएं, ठीक है, प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र ही एक ऐसा विषय है या उपयोगिता है, इतनी ज़्यादा है मेरी नज़र में कि आप किसी भी फील्ड में इसका अध्ययन करने के उपरांत आप अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे, जो देश के भविष्य हैं, उनको सही रास्ता दिखाया जाए। इसी कड़ी में आज हम श्रीमती सरती देवी पब्लिक स्कूल, जो कि एसडी पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद हैं। ये ताजपुर खुर्द, न्यू दिल्ली 71 में है। तो एक बार मैं फिर बताते चलूँ कि प्रोग्राम के दौरान जब आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो नीचे नंबर भी चल रहे हैं। आप उनसे न केवल अर्थशास्त्र के बारे में बल्कि अपनी कैरियर के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमारे एक्सपर्ट से सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। आज भी वो मौका है, बाद में भी वो मौका रहेगा। अब मैं श्री मनीष कुमार जी, जो फिजिक्स के टीचर हैं, बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, उसके बगैर चलता भी नहीं है। साइंस में या तो सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और या बहुत करीब होते हैं। तो मनीष कुमार जी, कृपया आप आगे बताएं। आज आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल के डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि अभी समय बहुत नज़दीक आ रहा है आपके एग्ज़ाम का। आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम और बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम आपके जेईई मेन के पेपर होंगे, और इसमें कैसे कैसे आपको एडमिशन्स लेनी होती है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेस जिसमें कि आप एडमिशन्स ले सकते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको उसके बाद एडवांस का पेपर देना होता है आफ्टर कट ऑफ, और एडवांस में सिलेक्शन के बाद आईआईटीज़ में एडमिशन होती हैं। और अगर एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ मार्क्स देयर आर वेरियस एनआईटीज़, जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, वहाँ एडमिशन्स मिलती हैं। अगर हम कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स कट ऑफ नहीं पहुंच पाता, उनके लिए आईपी यूनिवर्सिटीज़ के कई कॉलेजेस हैं जहां आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई, डिफरेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन्स मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बिलो मार्क्स हैं आपके कट ऑफ से, तब भी आप बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं जिनकी कोर्सेस बहुत अच्छे हैं और वहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेस के बाद अगर सपोज कीजिए कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना, आर्किटेक्ट बनना है, डिज़ाइनर बनना है, तो लैंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लैंड आर्किटेक्ट, बिल्डिंग आर्किटेक्ट होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं इंजीनियरिंग ट्रेड में भी, लाइक एज डेटा साइंटिस्ट, बहुत सारे कोर्सेस विदाउट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के, जैसे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इनमें एडमिशन्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12 मार्क्स। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिन बच्चों के पास है, जिनको नीट का पेपर देना है, बहुत बच्चों का, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नीट की कट ऑफ 605, 605 नंबर। अब सारे बच्चों के तो 605 नहीं आ सकते, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये मार्क्स। अगर जिन बच्चों को ये मार्क्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो इससे लोअर बीएससी नर्सिंग होती हैं, वो भी नीट के एग्ज़ाम के थ्रू होती हैं। आप बीएएमएस कर सकते हो, डेंटिस्ट के कोर्सेस हैं, डेंटिस्ट की कोर्सेस मिल जाती हैं 400 रैंक पे, 350 मार्क्स पे। तो आईपी यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं
जो जिसमें डायरेक्ट पेपर्स के थ्रू एडमिशन होते हैं, BAMS है, आयुर्वेद। आजकल आपको पता है बहुत सारे नए नए कॉलेजेस खुले आयुर्वेद के, तो आयुर्वेद में भी एडमिशन्स हो सकती हैं। उनके कट ऑफ बहुत कम जाते हैं, 300, 320, 350। तो इस तरीके के कोर्सेस में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुमार जी। अब फिजिक्स के साथ साथ एक दूसरा सब्जेक्ट तुरंत ही लग जाता है, वो है केमिस्ट्री। लेकिन बिना केमिस्ट्री के भी आप साइंस स्ट्रीम में बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ सकते हैं, और इसी के बारे में आज मैं मिसेस मोहिनी शर्मा जी से कहता हूं कि वो कुछ आपको कुछ गाइड करें। जैसा कि आपको मनीष सर ने अभी बताया, इंजीनियरिंग और मेडिकल ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर दिया। हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, और ये नहीं है हमें भेड़ चाल में चलना है कि हम भेड़ चाल, वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी करूँगा। आपके इंटरेस्ट का क्या, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या। मान ले आपका केमिस्ट्री अच्छा है, आप बीटेक लेंगे, फिर फिजिक्स और मैथ्स का क्या होगा। सो फॉर दैट आपके लिए बीएससी प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे बीएससी कोर्सेज हैं, और जो बेस्ट है आपको बीएससी प्रोवाइड कराता है वो है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो पहले बात करते हैं जिनके पास पीसीएम है, जिन बच्चों के पास पीसीएम है वो कौन कौन से बीएससी कोर्सेज ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स कोर्स हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथ्स, यू हैव बीएससी ऑनर्स अप्लाइड साइंस, बीएससी ऑनर्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे जिन बच्चों के पास पीसीएम है वो सारे ये बीएससी ऑनर्स कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनके पास पीसीबी है, उनके लिए क्या कोर्सेज है, उनके लिए क्या क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपके पास है बीएससी ऑनर्स बॉटनी, जिसका बॉटनी में इंटरेस्ट है वो बीएससी ऑनर्स बॉटनी ले। जिसका इंटरेस्ट भाई हमारा बॉटनी में नहीं जूलॉजी में है तो आप बीएससी ऑनर्स जूलॉजी ले सकते हैं। एंड यू हैव बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस, अगर आप फॉरेंसिक साइंस में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस लें। किसी का इंटरेस्ट अगर फूड टेक्नोलॉजी में है सो यू हैव बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस। सो ये सारे कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। एंड एवरीवन नोज़ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है। बेस्ट कॉलेजेस आपके नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, रामजस है एंड किरोरीमल। साउथ कैंपस में आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं जैसे कि वेंकटेश्वर है, ARSD है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और अगर हम यहाँ आपके नियर बाय बात करें, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, यहाँ पे भी सारे बीएससी प्रोग्राम्स हैं। तो इंजीनियरिंग के अलावा ऐसा नहीं है कि अरे मेरा इंजीनियरिंग में नंबर नहीं आया तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो जो आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, ध्यान से उसे देखें कि हाँ हमें इसमें जाना है। और अगर आप बीएससी कोर्सेज करते हैं उसके बाद आप मास्टर्स करिए। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, अगर मैं बात करूँ, जो बेस्ट है केमिस्ट्री के लिए वो है रिसर्च लाइन। यू गो टू द रिसर्च फील्ड, जिसके लिए आपको आगे CSIR नेट एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करें। आपको कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम रिसर्च के लिए बाहर जाएंगे। आपके खुद इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो CSIR नेट के थ्रू हैं, जहां आप अपने रिसर्च प्रोग्राम्स कर सकते हैं। मोहिनी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से कितने ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैडम ने एक चीज़ बोली, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि आप इंडिया में ही रह के कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ पे मैं कहूँगा कि प्राउड फील भी करेंगे कि अब हमारी बाहर जो जाने की इच्छा होती थी, अब बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की इच्छा हो रही है कि हम इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करें। तो कहीं भी बाहर जाने का मन बनाने की बजाय अपने यहाँ के विकल्प को जरूर देखें, और अच्छे से अच्छा काम आप अपने इंडिया में रह के कर सकते हैं और गोल अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब ज्योति चौहान जी बड़ी देर से वेट कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि वो आपके समक्ष कुछ अपनी बातें रखें। ज्योति जी। अभी जैसे मैम ने और सर ने सब ने बताया साइंस फील्ड के बारे में, तो यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी बैठे हैं, साइंस के भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे पर्सनली बड़ा लगता था कि साइंस सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे जो बहुत ही बुद्धिमान हैं वो ले सकते हैं, और शायद उन्हीं का करियर चरम सीमा पर रहता है। लेकिन मुझे अंग्रेज़ों की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो अंग्रेजी हमें सिखा गए। उन्हें ज़रूरत थी, उन्हें क्लर्क चाहिए थे, तो लेकिन वही है कि उसका हमें बड़ी एडवांटेज मिली है उसकी। और मुझे बस अंग्रेज़ों की सिर्फ यही चीज़ अच्छी लगी। लेकिन अगर करियर ऑप्शन की मैं बात करूं इंग्लिश लिटरेचर में, तो सबसे इजी मैं आपको बोलूँगी, स्पेशली ये जो साइंस के स्टूडेंट हैं ये बहुत मेहनत करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैं क्लासेस में देखती हूँ। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी कि आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में भी 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। ये बहुत कठिन है जो ज्योति जी बता रही हैं, लेकिन आते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत कठिन है, बट ये असंभव नहीं है। ये इंग्लिश लैंग्वेज अब स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बन चुका है। और अगर मैं बात करूं करियर के लिए, तो करियर में तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मैं खुद भी काउंट नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आप टीचर, प्रोफेसर बन सकते हो। और इसमें इतना भी नहीं है, देखो हर तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक फाइनेंशियली काफ़ी डेवलप होते हैं, एक होते हैं जिनके पास बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं बट पैसा नहीं होता। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि आप अगर पैदा गरीब हो गए तो मरोगे गरीब नहीं। आप टीचर बन सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है कि अपने बच्चों को आप शिक्षा देंगे। उसके साथ दूसरा पॉइंट है कंटेंट राइटर। आप कंटेंट राइटर, आप अपने लेख लिख सकते हैं। आपको बहुत बड़ी बड़ी MNCs भी हायर कर लेती हैं। आप देखते हो कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है, कितने सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। हमें ये सर्च करना है, ये सर्च करना है, तो वो सिर्फ इंग्लिश कंटेंट राइटर ही लिखते हैं। तो उसके लिए आपको कोई बड़ी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10+2 के बाद सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद भी आप वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर चाहें तो एंकर का काम आपको पता है कितना अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं, आप अपनी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए और आपको देखिए कि आपको कितना अर्न करेंगे। बड़ी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां हैं, MNCs हैं जो फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलते हैं। आप सबको पता है कि इंग्लिश तो हमेशा ही डिमांड में रहेगी। ये बात अलग है कि सिर्फ 16 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, बट इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ से कहीं भी, हमारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े हमारे साहू, मोदी, जैन, बिरला, टाटा, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं। कहाँ से इतनी इंडस्ट्रीज हैं, वो बाहर लोगों को भेजते हैं, तो वो क्या, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो इंग्लिश का बहुत बेनिफिट है। इसके बाद आप कंटेंट राइटर के बाद आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली में भी। मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं, किरोड़ी मल, हंसराज, मैं साउथ कैंपस की बात करूं, सेंट एंड मैरी, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद JNU है, APJ है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे दिल्ली में भी। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ज्योति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों 2 बातें मैं हमेशा याद रखूंगा, और वो मैंने इसी पैनल से सीखी, मतलब जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उनसे सीखी, जो शायद मैं भी नहीं सोच सकता था। वो बातें मैं आज शेयर कर रहा हूँ। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बच्चों को वो बात बताई, मुझे नहीं बताई, बच्चों को वो बात बताई कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो आपको हमेशा शक्ति देगी और आपको सब कुछ करवा देगी। आप विश्व में नंबर 1 हो सकते हो। और आज
ज्योति जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि अगर इंग्लिश आपको आती है, आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप गरीब में पढ़ रहे हो लेकिन मरोगे अमीरी में। ये बहुत ही बढ़िया बातें हैं और अगर देखा जाए तो ऐसी बातें टीचर ही बता सकते हैं, मेरे जैसे एंकर नहीं बता सकते। अब मैं डॉक्टर श्री किशन जी से आग्रह करूंगा कि वह अब धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आपने जिन बातों का जिक्र कल के प्रोग्राम को लेके या हमारे पुराने प्रोग्राम्स को लेके किया, वास्तव में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में छाप छोड़ देती हैं। मैं ज्योति मैम से भी इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने जैसे कहा कि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि क्या दे के गए अंग्रेज हमें। सो डिपेंड करता है कि नॉलेज हम फोकस करें तो हम करें नॉलेज पे, कि हमें नॉलेज किसकी चाहिए थी और वो नॉलेज हमें लैंग्वेज की नॉलेज उनके द्वारा मिली और उसको हमने अपने शेड्यूल में कंटिन्यूसली हमने अपने शेड्यूल में रखा और कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड में compete करने के लिए तैयार रहे। आज गवर्नमेंट हिंदी की तरफ पूरा फोकस कर रही है कि अपने सारे प्रोग्राम्स हिंदी में हो, प्रोग्राम्स को हम लाइव करें। लेकिन अगर हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्री को विजिट करते हैं, आप देखेंगे कि बहुत कम कंट्रीज हैं जहाँ पे अपनी उनकी खुद की मातृभाषा है। जैसे रशिया अगर मैं बताऊं तो उनकी अपनी मातृभाषा में ही काम होता है। लेकिन क्या वो जब कहीं आते हैं, किसी दूसरी कंट्री को विजिट करते हैं, तो क्या रशियन आप लोगों को, हम लोगों को या किसी भी कंट्री के लोगों को आती है? सो वो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उस फेसिंग से बचने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश का प्रयोग करना ही करना पड़ता है। तो जहाँ ट्रांसलेटर की बात आती है तो लैंग्वेज हमारी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हमारा हिंदी भी और इंग्लिश भी। दोनों में ही अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं। हमारे स्कूल में लगभग 3-4 लैंग्वेज आज भी चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच। ये लैंग्वेज मेरे ख्याल से आमतौर पे स्कूलों में चलती है। तो आप किस लैंग्वेज को लेके आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। बट नो डाउट आपको इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए। आप ग्रामेटिकली हर लैंग्वेज में साउंड होने चाहिए। किसी भी वाक्य की फॉर्मेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ग्रामर की कंप्लीट नॉलेज हो। आप समझते हैं कि इंग्लिश भी जब आप बोलते हैं, क्योंकि 2 लैंग्वेज ऐसी हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसको आप पकड़ पाते हैं। किसी बच्चे ने सेंटेंस फॉर्मेशन गलत बनाया तो आप क्विकली पकड़ लेते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से आपकी ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इस सेंटेंस फॉर्मेशन ये होना चाहिए। हिंदी अगर बोली जा रही है तो हिंदी भी। सो आपको ग्रामेटिकली साउंड होना होगा। लैंग्वेज जानना या उसको समझना मात्र काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंटेंट राइटर की जहाँ बात आती है तो आपकी लैंग्वेज को बहुत दूर तक पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि आपने क्या लिखा, आपके भाव क्या थे, आपको नॉलेज कितनी है, आप किस तरीके से स्टेटमेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप उन फील्ड्स को लेते हैं तो उन फील्ड्स में किस किस तरीके का काम होता है, और उस काम को करने के लिए कुछ आप प्रैक्टिकल नॉलेज लें, देखें उन चीज़ों के बारे में, और जब अपना डिसीजन बनाएं तो आप एक फिक्स डिसीजन बनाएं कि हाँ, अब मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हूं और अब मुझे ये करना है। मैडम ने और भी ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखे, तो उन चीज़ों पे भी आप ध्यान रखें कि आप ह्यूमैनिटीज़ से अगर पढ़ते हैं तो आज आपके लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, कि फ्लेक्सिबल आपका सिलेबस हो गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट्स को आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ ले सकते हैं। तो वो जो एक बार था आपका सब्जेक्ट्स वाइज, हिस्ट्री, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का, तो वो कहीं ना कहीं अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपके लिए इजी कर दिया। तो हम अगर उसकी बात करते हैं कि इजी कर दिया, तो ये हम मान सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उस पॉलिसी को देख के हम सोच रहे हैं कि इजी हो गया। लेकिन क्या आप खुद मानते हैं जब आपके पास 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे तब भी कहीं ना कहीं आप पजल थे, कंफ्यूज थे और डिसीजन नहीं बना पा रहे थे?
अब आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी को छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो वो जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहा है? क्या उस कॉम्बिनेशन से आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने अपने कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया? आप यहाँ खड़े हैं और आपके 4-5 मल्टीपल वेज हो गए, रास्ते हो गए, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने ये क्यों लिया था, मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मेरा फ्रेंड भी उसमें था। नो, थिंक अबाउट इट। आप जो करना चाहते हैं, आप अपना गोल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज करें। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका आप अननेसेसरी बेनिफिट लेने के लिए जो आप कभी उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई डिसीजन ना बनाएं। अपने टीचर्स से अपनी राय जरूर लें, अपने बारे में सोचें। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के बेस पे कुछ बनना है, आपको एसएससी करना है, यूपीएससी करना है, तो आप उस फील्ड पे जाइए, उसके सब्जेक्ट्स को पकड़िए, उनकी नॉलेज लीजिए। अगर आपको साइंस फील्ड में जाना है तो आप साइंस से रिलेटेड, कॉमर्स है तो कॉमर्स से रिलेटेड। तो ये एक कन्फ्यूजन जरूर आया है कहीं ना कहीं, जो एक आप लोगों के लिए ऑप्शंस खुले हैं, वो कन्फ्यूजन जरूर आया है। तो उस कन्फ्यूजन से जरूर बचें, और अगर आप उस कन्फ्यूजन में जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप वहां क्यों गए हैं, आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको कहाँ लेके जाएगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें समअप में कहीं, लेकिन अभी प्रोग्राम बहुत बाकी है। अब इतनी देर में मुझे लगता है कि जैसा बार बार हम लोगों ने कहा कि आपके दिमाग में कुछ प्रश्न जरूर फॉर्म हुए होंगे। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आए हैं, एक बहुत अच्छा मौका है, आप यहाँ अपने टीचर्स से, हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन मनीष सर से है। मेरा नाम लक्की गोला है और मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ करी है, तो एज अ साइंस स्टूडेंट मैं इंजीनियरिंग को फोकस करना चाहता हूँ। तो मैं मनीष सर से पूछना चाहता हूँ कि जेईई एग्ज़ाम के अलावा और कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं हम, और अगर कर सकते हैं तो उनमें क्या क्या स्कोप्स हैं? हाँ लक्की, जैसा कि आपने पूछा कि जेईई मेन के अलावा क्या और भी एग्ज़ाम हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम दे सकते हो, और कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनके इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्ज़ाम मार्क्स आपको वहाँ सिलेक्शन मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें आईआईटी जेईई के अलावा, तो आपके पास बिट्स है, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, इनके एक अपने इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा वीआईटी वेलोर, ये एक अपना इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम लेता है और बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। एसआरएम चेन्नई, एसआरएम बहुत अच्छा कैंपस है जिस कैंपस में आप बीटेक कर सकते हैं। और एसआरएम के बाद मणिपाल, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की कॉलेजेस हैं, अमिटी यूनिवर्सिटी है। ये सब ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स या अपने इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम लेके आप उसको वहाँ एडमिशन ले सकते। और रही बात कोर्सेज़ की, तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, ईसी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आफ्टर दैट आप मैकेनिकल कर सकते हो, सिविल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसको कि आप वहाँ से कर सकते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट है, खड़े हों और अपना प्रश्न पूछें। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम निशांत है और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी बच्चे को अगर बिज़नेस करना है, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड कोई काम करना है, तो उसके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और कौन सा कोर्स उसके लिए आगे लाभ देगा उसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा निशांत आपने। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, और ऐसे समय में जबकि हमें इंडिया में ग्रोथ चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो वो भी बढ़नी चाहिए। तो सरकार पर ज़्यादा बर्डन न डालते हुए अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो हम खुद तो रोज़गार पाएंगे ही पाएंगे, साथ में कुछ अन्य लोगों को भी रोज़गार दे पाएंगे। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं और लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं। ठीक है, आप
MBA कर सकते हैं, मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बिजनेस एनालिस्ट का भी कोर्स करते हैं 6 मंथ से लेकर के, और 2 इयर्स तक के इसमें डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है। आप किसी भी MBA कॉलेज से BBA कर सकते हैं, फिर आफ्टर दैट आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप MBA कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एरिया चूज करना होगा कि आप बिजनेस करना कौन सा चाहते हैं, आपके माइंड में क्या गोल है। अगर आपका गोल आपको क्लियर है तो एजुकेशन भी आपको उसी के रिगार्डिंग लेनी होगी। जब आप क्लियर करेंगे कि मुझे ये बिजनेस करना है, उस फील्ड की ही एजुकेशन लेंगे, तो आपके लिए आगे उस करियर को ऑप्ट करना या उसको इस्टेब्लिश करना बिजनेस को आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अभी तक आपने शायद, आपका क्वेश्चन ऐसा था कि अभी ये आपने मन ही नहीं बनाया कि आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी क्लियरिटी करें कि आपका किस तरफ रुझान है, किस बिजनेस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप, जैसे सर ने बताया कि जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे आप कॉल करें, सो डेफिनेटली आपको जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर होंगी, या आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन पॉप अप कर रहे हैं तो उनके भी आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। A very warm good afternoon to the panel. I am Manya Sharma and I am a student of Humanist stream. I have a question that whether a student can clear competitive exams like UPSC or SSC without taking coaching. देखिए, कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल नहीं होता अगर आपने मन में ठान लिया है। तो आपका इंटरेस्ट है और आपका एप्टीट्यूड अगर ये कहता है कि आप कर सकते हैं, तो स्टडी आप कोचिंग सेंटर पे जाएं, चाहे आप घर पे करें, स्टडी आपको ही करनी है। तो सबसे पहले उस एरिया को क्लियर करें कि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो यूपीएससी की जर्नी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप अपनी स्टडी को कितना टाइम दे पाते हैं, उसको आपको सबको ध्यान रखना होगा। कोचिंग हमारे लिए एक एडिशनल पार्ट होता है कि ये गैप, मैं सेल्फ स्टडी करते करते मुझे ये गैप्स देखने को मिले, इन गैप्स को कैसे कवर करूं। वो आपके सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उन प्रोग्राम्स को भी आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नो डाउट, अगर आप क्लियर हैं हर चीज़ को लेके तो सेल्फ स्टडी करके भी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, वहाँ से आपका टाइम किल होगा। आप सेल्फ स्टडी करें, आपका टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी और आप प्रॉपरली अपना काम कर पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने सारे लोगों ने जहाँ जहाँ कोचिंग लेके अपना टाइम स्पेंड किया है और उन सब ने ही वो गोल अचीव किया हो। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि जिनका अपना एक फोकस है, जुनून है और कंसंट्रेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, डिटर्मिनेट है वो अपने उसको लेके, गोल को लेके, तो वो लोग अपना गोल अचीव करते हैं। जहाँ लैक होता है किसी भी चीज़ में, वो हमें जानकारी कहीं ना कहीं से लेनी ही होती है, वो चाहे आप अपना यूट्यूब से लें या आप किसी कोचिंग सेंटर को लें। तो अगर आपने मन में ठान लिया है और आपका बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी भी एसडी पब्लिक स्कूल से जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन टेलीकास्ट की समय की सीमा अब हमें कह रही है कि हम कल इसी स्कूल के बारे में आगे बताएं। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।